विना भस्म त्रिपुण्ड्रेण विना रुद्राक्षमालया पूजितोऽपि महादेवो नाभीष्टफलदायकः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। मैंने लिखा है व्ययेश। इसका अर्थ आज का कार्यक्रम इस विषय पे केंद्रित होगा कि 12वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में कैसा फल करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इस पे पहले कार्यक्रम नहीं बनाया है, पर हर बार नई चीज़ें उसमें जोड़ दी जाती हैं और अनुभव जो मैं प्रत्येक दिन कुंडलियों से प्राप्त करता हूँ। मेरे पास एक डायरी है, यहीं सामने रखी हुई है, यहाँ भी पहले होती थी, वो भर गई है, और एक दूसरी है बोर्ड के पीछे है। उस पर मैंने ज्योतिष के बहुत सारे सिद्धांत ऐसे लिखे हैं जो मैं कुंडलियों से सीखता हूँ और समझता हूँ। आप कुछ चीज़ें ग्रंथों से उठाते हैं और कुछ चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ग्रंथों से ज़्यादा आपको मिल जाती हैं वो लोगों की कुंडलियों पे मिल जाती हैं, है ना। तो इस हिसाब से आज का कार्यक्रम 12वें भाव के स्वामी का सभी भावों में फल कैसा होता है। चूँकि ये बात हम जानते हैं कि 12वां भाव व्यय का होता है और वहाँ से किसी भी स्थिति का व्यय देखा जाता है, और वहाँ बैठा कोई भी ग्रह अपने कारक क्षेत्र का व्यय करता है। अगर इसको बहुत छोटे शब्दों में बता दूं तो अगर सूर्य वहाँ बैठे हैं तो व्यक्ति की आत्मा का व्यय करते हैं, मतलब उसकी आत्मा मलिन है। दूसरा, अगर चंद्रमा बैठे हैं तो उसका इम्यून कमज़ोर है, मतलब उसकी दिनचर्या ठीक नहीं है। अगर मंगल बैठे हैं तो वो बेवजह की चीज़ों पे मेहनत कर रहा है, मेहनत नष्ट हो रहा है। बुध अगर बैठे हैं तो उसका इंटेलिजेंस उसे कमज़ोर कर रहा है, या फिर वो अपने इंटेलिजेंस का जितना वो बुद्धिमान और होना चाहिए उतना वो नहीं है। देवगुरु बृहस्पति अगर 12वें भाव में बैठे हैं, इसका अर्थ है कि उसकी मेहनत उसे परिणाम या रंग नहीं दे रही है, संतान का कष्ट हो रहा है, सांसारिक सुखों में कमजोरी मिल रही है। शुक्रदेव अगर 12वें भाव में है, इसका अर्थ होगा कि उसको उसका अनुभव काम नहीं आ रहा है, वो बार बार एक ही गलतियां कर रहा है। पत्नी से संबंध कमज़ोर होंगे, दाम्पत्य और कई बार जो आध्यात्मिक के अतिरिक्त जो सांसारिक और ये सुख होता है उसको कमज़ोर करते हैं। शनिदेव व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने देते हैं अगर 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो ये तो बात रही कि एक एक ग्रह अगर जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठ गए तो ऐसा हो गया। लेकिन उस भाव का अधिपति आपके किसी भी भाव में बैठा तो होगा, या तो उसी भाव में बैठा होगा 12वें भाव में, या तो अन्य किसी भाव में बैठा होगा। तो शास्त्रकार उसके बारे में कौन कौन सी बात कहते हैं और मैंने अपने कुंडलियों के अध्ययन से क्या सीखा है इतने साल के ज्योतिष कैरियर में, वो आपको आज के कार्यक्रम में बताऊंगा। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ मैं आपको यही बता देता हूँ। जब कभी भी हमें शिव जी की पूजा करनी हो, हमारे गले में रुद्राक्ष और मस्तक पे त्रिपुंड भस्म अवश्य ही होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपके शरीर पे विराजमान नहीं हैं तो आप चाहे लाख अच्छाई से पूजा कर लें, विधि से पूजा कर लें, फिर भी वो अभिष्ट आपको भगवान शिव प्रसन्न होकर के नहीं देते जिसकी आप प्रार्थना उनसे करते हैं। आइए बात करते हैं विषय पे। जन्म कुंडली में 12वें भाव के स्वामी, बहुत ध्यान से समझेंगे, 12वें भाव के स्वामी अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो ये अच्छी बात हो जाएगी। इससे ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी कि वो किसी अन्य भाव में बैठा है। किसी अन्य भाव में बैठे हैं तो सामान्यतः ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि उस भाव का स्वामी उसी भाव में बैठा है। इससे ज़्यादा अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। दूसरा, कि अगर उस भाव पे शनि, मंगल, राहु और केतु की दृष्टि नहीं है तो भी ये एक बहुत अच्छी बात होती है। मान लीजिए इस भाव का अधिपति यहाँ नहीं बैठा है, 12वें भाव में नहीं बैठा, अन्य किसी भाव में बैठा है, लेकिन 12वें भाव पे कहीं से भी शनि, मंगल, राहु, केतु की दृष्टि नहीं है तो भी ये एक अच्छी बात ही होगी। मतलब फिर भी वो जातक के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाली बात हो जाएगी। और भी अच्छी बात क्या हो सकती है? फलाफल के आधार पे 12वें भाव के अधिपति के ऊपर शनि, मंगल, राहु, केतु
या जन्म कुंडली के 6वें और 8वें भाव के अधिपति की दृष्टि ना हो। मान लीजिए 12वां भाव का अधिपति आपकी कुंडली में जहां कहीं भी बैठा है, उस पे मंगल की दृष्टि ना हो, शनि की दृष्टि ना हो, राहु की दृष्टि ना हो, केतु की दृष्टि ना हो। लेकिन इसके अतिरिक्त उस पे अष्टम भाव के अधिपति की भी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, उस पे 6वें भाव के अधिपति की भी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ये स्थिति अगर 6वें 8वें भाव के अधिपति आपके जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी को देख रहे हैं, तो भी ये विपरीत स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में करेंगे ही करेंगे। ये कुछ सिद्धांत थे जो मैंने आपको आरंभ में बता दिया। अब एक एक भावों की चर्चा करेंगे और एक साथ ही से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। लग्न में अगर मैंने तो ये बात बता दी, अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो ठीक है। तो अगर 12वें भाव के अधिपति लग्न में बैठेंगे तो क्या होगा? अगर 12वें भाव के अधिपति लग्न में बैठेंगे तो दो परिणाम निकल करके सामने आते हैं जो लगभग एक दूसरे के विरोधी कई बार हो जाते हैं। कुछ सिद्धांतकार ये लिखते हैं कि 12वें भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठा है तो उस व्यक्ति का व्यय अधिक होगा, जबकि कुछ सिद्धांतकार ये लिखते हैं कि उस व्यक्ति का व्यय गलत जगह पे नहीं होगा। दोनों चीजें हो गई। तो पहले सिद्धांत के आधार पर कि व्यक्ति का व्यय होगा, मतलब दूसरा सिद्धांत की गलत जगह पे नहीं होगा। तो एक चीज निकल करके बीच में से क्या आती है कि व्यक्ति के पास व्यय रहेगा लेकिन गलत व्यय नहीं करेगा, मतलब जुआ, सट्टा, लॉटरी, वेश्यालय, मदिरा आदि कोर्ट केस कचहरी पे उसके पैसे खर्च नहीं होंगे, लेकिन व्यय बना रहेगा। हो सकता है कि उसका धन किसी धर्म के क्षेत्र पे खर्च हो। अगर 12वें भाव का अधिपति 12वें में बैठा है तो भी व्यक्ति का व्यय संतुलित करता है। या उसको अगर मंगल बैठे हैं तो भाइयों से उसके पैसे बच जाएं, अगर चंद्रमा बैठे हैं तो माता से उसके पैसे बच जाएं। लेकिन अगर 12वें भाव का अधिपति लग्न में बैठा है तो उसके पास व्यय रहेगा लेकिन गलत जगह पे व्यय नहीं होगा। ये दोनों की बात हो गई। उसके बाद अगर 12वें भाव का अधिपति लग्न में बैठेगा तो आपको ना आयु से संपन्न बनाता है, ये आयु भी देते हैं। और दूसरा, उसमें एक प्रश्न ये यहाँ पे आयु तो दे दें, पर दूसरी बात ये हो जाती है कि आयु तब देंगे जब 12वें भाव से शनि का संबंध हो या लग्न से शनि का संबंध हो, तब आयु देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। अगर 12वें भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, उस पे अष्टम भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ जाएगी, तो अब यहां से एक नेगेटिव परिणाम यह आएगा कि व्यक्ति उस जगह पे अपना दिमाग खर्च करते देखा जाएगा जो उसके जीवन में है या नहीं के बराबर है। मतलब आप अपनी ऊर्जा दिमाग की उस जगह पे भी नष्ट कर रहे हैं जहां आपको नहीं करना चाहिए। हमें इसका नियंत्रण रखना होगा। 12वें भाव के अधिपति अगर लग्न में बैठे हैं तो भगवान, मैं आपको एक सीधे स्पष्ट शब्दों में कह दूं, आपको अपने छवि को लेकर के सावधानी बरतनी होगी। मतलब अब आपकी छवि स्पष्ट नहीं बन रही है लोगों की दृष्टि में। हो सकता है कि आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, हो सकता है कि आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़े, हो सकता है कि आपके अंदर क्षमता ज़्यादा है और कम क्षमता का व्यक्ति, कम जानकारी का व्यक्ति आपसे ज़्यादा जल्दी सफल हो रहा है। तो ये उसके कारण यही बात हो सकती है कि आपकी कुंडली में लग्न में 12वें भाव का स्वामी बैठा है। इस वजह से आपको अपने आप को बार बार प्रूफ करना पड़ता है और अपने आप को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। अरे भाई, मुझे भी जानकारी है, मुझे भी देखो। ऐसा मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। एक बात और भी यहां पे होगी कि लोग जब 12वें भाव के अधिपति आपकी कुंडली के लग्न में बैठे हैं तो आपको वो कई बार दुबले पतले हृदय का बना देते हैं, मतलब दुबले पतला इंसान बना देते हैं। और व्यक्ति आयु से संपन्न होने के बावजूद घूम घूम करके पैसे कमाने वाला होता है। और कई बार ऐसे ही लोग होते हैं जो परिचित, बाहर से उनका चेहरा प्रसिद्ध होता है, मतलब वो काम बहुत ज्यादा उनको लोग जानते हैं लेकिन उनके आसपास के लोग उनको नहीं जानते। नाम उसके चलते हैं या उसकी मार्केट में वैल्यू है, पर ऐसे चेहरा उसका कोई नहीं जानता। आपने कई बार, आप जितने कंपनियों का सामान इस्तेमाल करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप उस कंपनी के मालिक को जानते हो या सामने से देखते हो। तो ये वही लोग होते हैं जिनका सामान बाजार में इस्तेमाल तो होता है पर उनका चेहरा उतना प्रसिद्ध नहीं होता। तो ये 12वें भाव के अधिपति ऐसा भी कराते हैं। अगर लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति जाना पहचाना होता है पर उसको सामने से लोग नहीं जानते। ये बात 12वें भाव के अधिपति की लग्न में होती। ऐसा इस तरीके का विचित्र परिणाम 12वें भाव के अधिपति लग्न में करते हैं। अब बात करेंगे 12वें भाव के अधिपति दूसरे भाव में कैसा परिणाम करेंगे। अगर 12वें भाव के अधिपति दूसरे भाव में हैं तो चूंकि ये धन का क्षेत्र है और ये धन से एकादशवां क्षेत्र है, मतलब
अगर धन भाव से गिनेंगे तो 12वां भाव इस भाव से 11वें नंबर पे आएगा ना। तो अगर 12वें भाव के अधिपति धन भाव में बैठेंगे तो एक सिद्धांत यहां निकलेगा कि व्यक्ति लाभ की आकांक्षा रखने वाला और डिप्लोमेसी करने वाला, किसी भी स्थिति में हार न मानने वाला, विदेशों से धन कमाने वाला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से धन कमाने वाला और अपने देश और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है, राजदूत। तो अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव के अधिपति द्वितीय भाव में बैठे हैं तो आपको विदेशी शिक्षा लेनी चाहिए, विदेशी ट्रेनिंग लेनी चाहिए और साथ ही साथ विदेश के सामान को अपने भारत में ला करके उसका बाजारीकरण करना चाहिए, उसका बाजार में फैलाना चाहिए, या भारत के सामान को बाहर ले जाना चाहिए। ये 12वें भाव की खूबसूरती है। मैंने दोनों ही पक्ष बताए हैं, पर यहां पे मैंने आपको अच्छाई बताई है कि अगर 12वें भाव का अधिपति है तो आप अगर ट्रेनिंग ही ले रहे हैं, आप अगर पढ़ाई ही कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बाहर जाएं या बाहर से ट्रेनिंग लेके भारत आएं। अपनी पढ़ाई विदेश जाकर के पूरी करें। विदेशी कंपनियां भारत में ही हैं तो आपको इंटरव्यू वगैरह बाहर की कंपनियों के लिए देना चाहिए। क्लियर है? भारत के सामग्रियों का बाहर प्रदर्शनी लगाया जाए अगर 12वें भाव के अधिपति द्वितीय भाव में बैठे हैं तो, क्योंकि ये विदेश से लाभ दे रहा है, क्योंकि धन का ये लाभ होगा। किसी भी भाव का एकादशवां उसका लाभ होता है। तो आपको लाभ कहां से मिल रहा है? विदेश से मिल रहा है। भावों से भावों का संबंध, ये भवत भावम सिद्धांत है जो बड़ा ही परिचित है और बड़ा काम करता है। तो ये 12वें भाव के अधिपति द्वितीय भाव में। एक इसका निगेटिव परिणाम क्या होगा कि अब आपके दिमाग में, कार्यक्रम थोड़ा लंबा होगा, हो सकता है तो आप डबल स्पीड पे इसे करके देख सकते हैं, तो आपके दिमाग में प्रायः इस तरीके का विचार डालेंगे कि मुझे विवाह नहीं करना, मुझे जिम्मेदारी नहीं लेनी, मुझसे नहीं होगा, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, मैं किसी को पसंद नहीं करता, मैं अकेले जीना चाहता हूं। इस तरीके का जो थॉट प्रोसेस होता है वो 12वें भाव के अधिपति द्वितीय भाव में आकर के देने का काम करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है जरा ध्यान से समझें। तो द्वितीय भाव से विवाह के आगे बढ़ने का विचार किया जाता है, 12वें भाव से शारीरिक सुख पति पत्नी का देखा जाता है, उसमें वो खलल डालना चाहते हैं। इस भाव के स्वामी अपने भाव से तीसरे बैठे हैं तो पापक ग्रह होकर के अगर कोई तीसरे भाव में बैठेगा तो परेशानी करेगा, अगर शुभ ग्रह है तो भी परेशान करेगा, पापक ग्रह है तो भी परेशान करेगा। इस वजह से ही व्यक्ति इस तरीके का विचार रखने वाला हो जाता है, मुझे विवाह नहीं करना। तो आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो इस तरीके की मनसा लेकर के आपके सामने कई बार अपने बच्चों को देखा होगा जो कहते हैं मुझे विवाह नहीं करना, मैं स्वतंत्र हूँ, ठीक हूँ, मुझे जिम्मेदारी नहीं, मुझे विवाह चलेगा ही नहीं। और प्रायः आजकल ये हम हिंदुओं की एक बड़ी बीमारी हो गई है। मैं लोगों की कुंडलियां देखता हूँ तो मुझे ये बात कई बार सुनने को मिल जाती है, पंडित जी मुझे विवाह नहीं करना। आप अगर विवाह नहीं कर रहे तो पता चलता है कि आप अधार्मिक हो गए और पता नहीं आप कितनी बार अपने धर्म का गला घोंट रहे हैं। विवाह नहीं करने से या तो फिर साधुवत होइए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ब्रह्मचारी होइए, सन्यासी होइए, लेकिन उसके लिए भी कुंडली के योगों का देखना आवश्यक होगा। लेकिन अगर आप ये सब कुछ भी नहीं करते हैं और ऐसे ही जीवन बिता रहे हैं तो आप धर्म का गला घोंट रहे हैं और उसमें आपको नरकगामी होना पड़ेगा, क्योंकि आपने ब्रह्मा की सृष्टि को सबसे पहले आगे नहीं बढ़ाया, आपने गृहस्थ नहीं स्वीकारा, आपने संतति उत्पन्न नहीं की। कम से कम 4 संतति पूर्व के जमाने में हमारे लोगों के होते थे, जिसमें से एक 4-5 संततियों में से 2-3 विवाह कर लिए, चौथा जो है वो 5वां सन्यासी हो गया। तो उससे सन्यास धर्म की भी सुरक्षा हो जाती थी कि नहीं। लेकिन अब तो एक ही होता है ढुलमुल, उसको भी मार करके काट करके लोग खत्म हो जाते हैं, कहानी खत्म, कहानी गुल है। एक बिटिया होती है, उसको भी आतताई आते हैं, उसकी इज्जत हवा पानी लूट लेते हैं और काम खत्म। तो जो हम लोगों की कमजोरी हो रही है वो यहां से भी आ रही है। तो कहने का अर्थ है कि इस तरीके का जो विचार बनता है कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे विवाह में नहीं जाना है, मुझे सांसारिकता मोह माया में ऐसा कोई वो नहीं है, तो इस तरीके का विचार 12वें भाव के अधिपति द्वितीय भाव में बैठ करके देते हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा मैं कहां से बोल रहा हूं। धर्म की सुरक्षा विवाह करने से होती है, संतान उत्पत्ति करने से होती है, संतति और जनसंख्या की वृद्धि से होती है। क्योंकि एक पक्ष ऐसा है जो संतति विरोध, संतति बढ़ा करके ही अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, और आप ऐसे हैं नहीं ठीक है, ऐसा क्या है वैसा। तो ये इस तरीके का विचार आ रहा है, वो द्वितीय भाव में 12वें भाव के स्वामी बैठते हैं तो करते हैं। लेकिन उसके सकारात्मक पक्ष भी मैंने बताए हैं। 12वें भाव के अधिपति तीसरे भाव में, ये पराक्रम का भाव है, वो इस भाव का 10वां भाव है, तीसरे भाव का 10वां है। अब जरा ध्यान से देखें तो यहां से आपको राजनीति का सुख अच्छा मिल जाता है, आपको आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा और आप जिस क्षेत्र में मेहनत करते हैं उसका पूरा बल आपको मिल जाता है।
मतलब अगर 12वें भाव के अधिपति तीसरे भाव में बैठे हैं, कोई भी ग्रह होकर के बैठे हैं, तो आप इतना इत्मीनान रखिए कि आपको निराश नहीं होना चाहिए। देर से ही सही, पर आपको आपकी राजनीति चमकेगी, आपका परिवार चमकेगा, आपका परिणाम आपको मिलेगा। अगर कोई ग्रह 12वें भाव का शुभ ग्रह स्वामी बनता है और चौथे भाव में बैठा है, तो ये आपको निश्चित रूप से ये एक अच्छे राजयोगों की भांति परिणाम करने वाला हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई पापक ग्रह है और 12वें भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में बैठा है, अपने भाव से चौथे घर में, तीसरे घर में, मतलब अपने घर से चौथे हो गया ना ये, और 12वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा है, तो आपको अपने पराक्रम को सहेजने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप अपनी मेहनत सही जगह पे नहीं कर रहे, या हो सकता है कि जो मास वोट आपको मिलना चाहिए, जो पद और प्रतिष्ठा आपको मिलनी चाहिए आपके पराक्रम का, हो सकता है कि वो थोड़ा कम मिल रहा है। मतलब हमें यहां पे सावधान हो जाने की आवश्यकता है। उसके बाद 12वें भाव के अधिपति अगर तीसरे भाव में बैठे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, अब यहां पे एक और भी जो बहुत ही प्रगाढ़ बात होती है कि आप सबसे ज्यादा असुरक्षित जिस क्षेत्र में महसूस करते हैं, जिस क्षेत्र से आपको डर लगता है आरंभ में, आप वहीं से कई बार धन कमाते हुए देखे जाते हैं। आपने कई बार ऐसा लोगों से कहते हुए सुना होगा, मैं बड़ा डरता था इस विषय से, पर मुझे अब वो ज़्यादा प्रिय लगता है। मुझे वो व्यक्ति शुरू में पसंद नहीं था, पर बाद में वो मेरा सबसे प्रिय मित्र बन गया। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं थी, पर जब से मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया है, अब मुझे वो प्रिय हो गई है। ये वही लोग होते हैं जिनकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा होता है, वो ऐसी बात कहते हैं। तो ये इसकी खूबसूरती हो गई ना, इसकी अच्छी बात हो गई। ध्यान से समझे तो क्या कहने का अर्थ है मेरा कि आप ऑब्जर्वेटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए किसी भी विषय पे, खास करके जब उस ग्रह की दशा चल रही है। तो हम अपने मित्र को, अपने शत्रु को पहचानने की शक्ति विकसित कर लेंगे, हम उसकी अच्छाइयां जान लेंगे और तब उसके बारे में कोई एक जजमेंट देंगे, कोई एक राय विकसित करेंगे। तो 12वें भाव के अधिपति आपसे ये करवा सकते हैं, और आप उसके अंदर छुपे हुए इस तथ्य को जब जान जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको परमात्मा ने एक ऐसी दिव्य शक्ति देके भेजी है जो 12वें भाव के अधिपति आपको देना चाहते हैं, पर आपको कई बार उसके बारे में गलत बता दिया गया, इस वजह से आप उसकी अच्छाई नहीं जान पाए। तो 12वें भाव के अधिपति, 12वें भाव की खूबसूरती यहां से ये मिल जाती है। उसके बाद 12वें भाव के अधिपति अगर चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, तो क्या फल होगा, इसके बारे में जानते हैं। अब आगे के 3 भावों की चर्चा यहां से कर देते हैं। मैंने चौथे भाव से बताना है, तीसरे भाव तक बताया था। तो अगर 12वें भाव के अधिपति चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, तो इसकी अच्छाइयां पहले जान लेते हैं, बुराइयां भी बाद में बता देंगे। अच्छाई ये है कि वो व्यक्ति अनुशासन का पालन करने वाला होता है, ये पहली बात है, तो ये अच्छी बात है। उसकी अच्छाई इस मामले में हो जाती है कि वो अच्छा काम करने वाला होता है, वो गलत और निंदित काम करने वाला नहीं होता। मतलब वो शुद्ध तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करने वाला होता है, अगर 12वें भाव के अधिपति चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो। दूसरा, कि अगर 12वें भाव के अधिपति चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, तो वो नियमबद्ध है, अनुशासित है, अच्छे काम करने वाला है, साथ ही साथ स्पष्ट बोलने वाला है। वो चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करेगा, दाकियानूस नहीं है, स्पष्ट वक्ता है, स्पष्ट बोलता है। और जरा ध्यान से देखें तो ये चतुर्थ भाव का नवा भाव है, इस वजह से यहां व्यक्ति का धन और उसकी नियत बुद्धि धर्म में लगी हुई रहती है। वो धर्म की स्थिति को समझता है। हो सकता है कि आरंभ में थोड़ा कम, पर बाद में धीरे 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 वो महान धार्मिक व्यक्तित्व के रूप में समाज में जाना जाने लगता है। ये इसकी अच्छाई हो गई कि नहीं? तो 12वें भाव के अधिपति अगर चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, तो इतने सारे अच्छे गुण मिल गए। उसमें एक पक्ष और भी कहता है, क्या कहता है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि को सही जगह पे लगाने वाला होता है, वो लड़ाने भिड़ाने वाला नहीं होता। इसको इससे लड़ा दिया, इसकी शिकायत इससे कर दी, इसका गिला शिकवा ऐसे कर दिया, दूसरों में दिमाग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि चतुर्थ स्थान मानसिक सुख और शांति का भी होता है। और उस भाव में कौन बैठ रहा है? उस भाव से 9वें भाव का स्वामी बैठ रहा है। एक जो सर्वमान्य सार्वभौमिक सिद्धांत है वो ये कहता है, 6वें, 8वें और 12वें भाव के अधिपति जहां कहीं जिस भाव में बैठेंगे उसमें परेशानी देंगे। अब बात यहां से परेशानी की होती है। क्या होता है? सबसे प्रबल जो परेशानी होती है, 12वें भाव के अधिपति अगर चतुर्थ भाव में बैठते हैं, तो माता और पिता जातक से दुखी होते हैं। समाज के लिए वो पूरा अच्छा हो जाए, हो सकता है, पर माता और पिता के लिए वो कई बार
कष्ट देने वाला हो जाता है। या कष्ट देने वाला तो क्या कहें, वो कुछ ऐसा काम कर दे जिससे समाज को तो लाभ हो जाता है पर माता और पिता को नुकसान हो जाता है। जैसे साधु संत सन्यासी, जैसे एक सैनिक जो वीरगति को प्राप्त कर जाता है, तो देश के लिए तो उसने जान दे दी, लोगों के लिए तो उसने सुरक्षा का कारण अपना बना दिया, वो सुरक्षा दे रहा था, पर माता और पिता और पत्नी के लिए तो वो एक तरीके से कष्ट का कारण बन गया। अब जैसे हाल में ही जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें वो व्यक्ति और जो सैनिक मारे गए, या जो भी हुआ, या जैसे भी हुआ, मतलब वो व्यक्ति एक तरीके से समाज की सुरक्षा कर रहा था, हिंदू धर्म की सुरक्षा कर रहा था, सनातनियों की सुरक्षा कर रहा था, नाम बता करके ही सही। लेकिन उसके माता और पिता, उसके बच्चों के लिए तो उसने एक कष्ट का नया मार्ग खोल दिया। अब उसके माता पिता असुरक्षित हो गए। तो यही चौथे भाव में अगर 12वें भाव के स्वामी बैठते हैं तो इस तरीके का परिणाम देते हैं। तो ये निगेटिव बात हो गई। दूसरा, यहां जब 12वें भाव के स्वामी चतुर्थ स्थान में बैठेंगे तो वो व्यक्ति ना अपने घर पे और अपने लोगों पे, अपने कुटुंब पे विश्वास नहीं करता, या इसको ये भी कह सकते हैं कि उसके कुटुंबजन उस पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम तो हमारे हो ही नहीं, तुम तो दूसरों के हो, तुम तो समाज के हो, तुम तो लोगों के हो, तुम तो मित्रों के हो, तुम्हारा तो परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसका निगेटिव पक्ष है कि व्यक्ति कई बार हो सकता है कि अपने परिवार और अपने बाह्य परिवार में बैलेंस नहीं बना पाता है। इसको सावधानी से निभाना होगा। यह इसकी अच्छाई है और यह इसकी बुराई है। माता को लंबी बीमारी हो जाए, यह सामान्य विश्लेषण हो जाएगा। माता पिता में मतभेद हो जाए, यह एक सामान्यतया बुरी बात हो जाती है। अब बात करते हैं 12वें भाव के अधिपति का पंचम भाव में परिणाम। पंचम भाव से 8वां भाव होता है, तो पंचम भाव से 7 और 8, यानी कि पंचम भाव में कौन बैठा, इस भाव से 8वें घर का स्वामी बैठ गया। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब पंचम भाव सुत का होता है, तनु धन सहज सुहित सुत रिपु जाया, ऐसा आचार्य ने लिखा है, वराहमिहिर ने लिखा। तो क्या कहा कि जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो सुत का होता है, संतान का होता है, प्रेम का होता है, विद्या बुद्धि विवेक ज्ञान ऐश्वर्य सुख वाणी के सुख का होता है, आपके पैतृक संपत्ति के सुख का होता है। तो अगर 12वें भाव के अधिपति पंचम भाव में बैठ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो चूंकि 8वें भाव के स्वामी हैं तो पंचम भाव में बैठना उनका ठीक नहीं होगा। अब यहां पे उसके निगेटिव परिणाम ज्यादा मिलेंगे, हो सकता है संतान से, दाम्पत्य से, परिवार में। इसके कुछ अच्छे परिणामों में से एक अच्छा परिणाम मिल सकता है कि आपकी पसंद की हुई चीज जो आप पसंद करते हैं, चाहे व्यक्ति को पसंद करते हो, चाहे प्रेमिका हो आपकी, चाहे प्रेमी हो आपका, चाहे मित्र हो आपका, वो आपको आरंभ में जिसको आप पसंद करते हैं वो आपको मिल जाता है, लेकिन आप उसका उपभोग पूरा जीवन नहीं कर पाते। थोड़े ही दिनों के बाद उससे मतभेद आने लगता है, या उसके मतभेद सामने प्रकट होने लगते हैं, या आपने जो विषय, जो वस्तु अपने सुख के लिए खरीदी थी उसकी बाद में आपको कमजोरी दिखने लगती है। आपने कई बार सुना, ये बहुत गहरी बात है। ज्योतिष जैसा विषय आपके उस विषय पे आपका ध्यान लेके चला जाता है जिसके बारे में आप कभी सोचते नहीं है। आप जरा ध्यान से देखें, कोई चीज आपने खरीदी, बाद में उसकी कमजोरी आपको इफेक्ट करने लगती है, फिर आप उसका परित्याग कर देते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है, मुझे लगा था ये अच्छा होगा पर ये अच्छा नहीं है, ये बैग तो अच्छा था, ये चीज अच्छी थी, ये मोबाइल तो अच्छा है, पर इससे मुझे नुकसान हो रहा है। तो ऐसा जो विचार बनता है, ये यही 12वें भाव के अधिपति पंचम भाव में बैठते हैं तो, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का होता है तो वो देर से बुद्धि खुलवाते हैं। अगर 12वें भाव के अधिपति पंचम भाव में बैठे हैं तो आपकी बुद्धि को विष बना सकते हैं। आरंभ में आपको वो व्यक्ति अच्छा लगेगा, आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी अच्छाइयां आपको दिखेंगी, जब विवाह हो जाएगा तो उसकी कमजोरी आपको दिखने लगी, फिर परित्याग करने का मन करने लगेगा, छोड़ो इसको, हटाओ, जल्दी से इससे मुक्त हो जाओ। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो सावधान हो जाना चाहिए अगर 12वें भाव के अधिपति पंचम भाव में बैठे हैं तो। संतान से, बुद्धि से, ज्ञान से, पैतृक संपत्ति से, प्रेमिका से, प्रेमी से आपको सावधान होना होगा। तो मिल तो गई पर नुकसान भी उठाना पड़ा। तो ऐसा मिलना क्या मिलना जिसमें जीवन भर का 2 वर्ष का साथ रहा, जीवन भर की एक शिकायत हो गई। इसका अर्थ है कि 12वें भाव के अधिपति पंचम भाव में बैठ करके 20% अच्छा परिणाम दिए पर 80% बुरा दे रहे हैं। हमें सावधान हो जाना चाहिए। अब बात करेंगे 12वें भाव के अधिपति का 6वें भाव में फल कैसा होता है। इसमें चूंकि ये 12वें भाव में के स्वामी जो हैं वो अपने भाव से 7वें घर में जा रहे हैं, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति मित्रता करने वाला है, वो शत्रुता नहीं करना चाहता है, वो दूसरों पे प्रायः विश्वास कर लेता है, भले लोग उसका लाभ उठा लें। ये विपरीत राजयोग बन जाएगा ना,
चूंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, 6वें भाव में बैठ गए तो ये विपरीत स्थितियों का निर्माण करेंगे। अब आपको ये देखना होगा कि वो कौन सा ग्रह है जो 12वें भाव का स्वामी है और 6वें भाव में बैठा है। सूर्य बैठे हैं तो पिता के कारण विपरीत स्थिति बनेगी। चंद्रमा बैठे हैं तो मन बुद्धि माता के कारण विपरीत स्थिति बनेगी। मंगल बैठे हैं तो आपके घर के कारण विपरीत स्थिति बनेगी, भवन भूमि के कारण विपरीत स्थिति बनेगी। बुध बैठे हैं तो मित्रों के कारण विपरीत स्थिति बनेगी। गुरु बैठे हैं तो आपके गुरु और आपके बड़े भाई, बड़े पिताजी के कारण विपरीत स्थिति बनेगी। शुक्र बैठे हैं तो आपकी पत्नी के कारण, आपके व्यय के कारण, आपके एक्सपेंस के कारण विपरीत स्थिति बनेगी, ऋण में जाना पड़ेगा। शनि बैठे हैं तो आपके लोगों से, आपके कलीग से, आपके सैनिकों से, आपके सिपाहियों से, आपके नौकर चाकरों से आपको विपरीत स्थिति का निर्माण होता है। तो आपको ये देखना होगा, मतलब ये विपरीत स्थितियां इन ग्रहों से इनके कारण बनेगी। दूसरा, अगर 12वें भाव के अधिपति 6ठे भाव में बैठे हैं तो आपको धन का निर्गमन सही तरीके से करना होगा। धन का व्यय गलत तरीके से होगा, ये कई बार गुंजाइश इसकी बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आप धन का गलत तरीके से इस्तेमाल करें, हो सकता है कि आप व्यापार को सही तरीके से समझ नहीं रहे हैं। यहां पे एक और भी अच्छी बात जो है, इसकी अच्छाई क्या है कि चूंकि ये अपने से 7वें घर में बैठे हैं तो यहां जब बैठेंगे तो 12वें भाव को भी देखेंगे। तो इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति चाहे कितनी बार भी हार माने, कितनी बार भी थक जाए, फिर भी वो उठ खड़ा होता है और किसी भी तरीके से बार बार चढ़ाई करता है। जैसे कौन था जो 17 बार सोमनाथ पे चढ़ाई किया था? दुष्ट था ना वो। लेकिन हो सकता है कि ऐसी ही स्थिति उसकी कुंडली में रही हो, भले वो कुंडली पे विश्वास न करते हो। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर 12वें भाव के अधिपति 6ठे भाव में बैठे हैं तो आपको ऐसी ही शिकायत मिल जाती है या अच्छाई हो जाती है कि व्यक्ति बार बार उस चीज को जब तक प्राप्त न कर ले तब तक हार नहीं मानता है, एक अभ्यास वाले प्रवृत्ति का रखने वाला या धारण करने वाला हो जाता है। मतलब शत्रु को बार बार चढ़ाई करके हराना। तो कुछ अच्छी बात भी होगी, आपको साहसी बना रहा है वो, और कम से कम आपको दूरदृष्टता भी रखने वाला बना देता है। उसको पता है कि वहां क्या गड़ा है, क्या मिला है, क्या छुपा है, इस चीज में मैं सफल हो जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। जैसे आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा, तुम्हारे बस का नहीं, तुम छोड़ दो। कहते नहीं, मुझे इसकी अच्छाई पता है कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ूंगा तो तिरंगा लहराऊंगा। उसको उसकी पता है अच्छाई कि मैं अगर बार बार असफल हो रहा हूं, एक बार असफल हुआ आईएएस की परीक्षा में, 2 बार हुआ, 3 बार में हुआ, चौथे 5वें बार में सफल हो गया, तो उसको उसकी अच्छाई पता है। तो ये बार बार आपको जीवट बुद्धि का बना देते हैं, कहने का अर्थ ये। अब बात करेंगे जन्म कुंडली के 7म, 8म और 9वें स्थान में 12वें भाव के स्वामी के बैठने का फल। 27 मिनट का कार्यक्रम बन चुका है, कार्यक्रम थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो 12वें भाव के अधिपति जब जन्म कुंडली के 7म भाव में बैठेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, तो अपने भाव से 8म भाव, अपने भाव से 6वें 8वें का संबंध इस भाव से बन रहा है। मतलब 12वें भाव के स्वामी अपने से 8वें घर में आके बैठे हैं। अब क्या होगा, तो व्यक्ति के दिमाग में, उसके जीवन में ऐसे लोगों का प्रायः आगमन होता रहेगा जो उसके प्रायः शत्रु बने या बनने वाले हैं। तो ऐसी पत्नी मिल जाए जो बाद में दुश्मन बन जाए, सावधान होकर के विवाह करें। एक संतति हो जाए जो बहुत अच्छी है, पहली संतति। दूसरी संतति ऐसी हो जाए जो नाक में दम कर दे, उसके कारण परेशान रहें, या वो स्वयं भाग्यहीन रहे। 12वें भाव का स्वामी अगर 7म भाव में बैठ रहा है तो ये कई बार आपके व्यापार को लेकर के कंपटीशन बढ़ा देता है, कम मार्जिन पे काम करना पड़ता है, क्योंकि 7म भाव व्यापार का होता है। उसके बाद आप नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि मैं कुछ साइड बिजनेस करूं, तो उसमें आपका मन तो बार बार उस तरफ बढ़ता है, लेकिन जब जब आप उसमें पैसा लगाते हैं तब तब वो डूब जाता है। क्लियर है? मतलब 12वें भाव के अधिपति जब 7म भाव में बैठेंगे तो आपको रोग और ऋण में लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस भाव से, उस भाव का संबंध 7म भाव से 12वें भाव का संबंध 6वें 8वें का बन रहा है। और दूसरा, अगर ध्यान से देखें तो 12वें भाव के अधिपति 7म में बैठ करके लग्न को देखेंगे तो आपको ना गलतफहमी बड़ी ज्यादा होगी। गलतफहमी, लोग कहते हैं ना गलतफहमी में जी रहे हो, तो जिसको बहुत ज्यादा गलतफहमी होती है उसकी जन्म कुंडली में 12वें भाव का अधिपति 7म में बैठ करके लग्न को देखता है। दूसरी बात क्या होती है कि अगर 12वें भाव का अधिपति कोई शुभ ग्रह है और 7म में बैठा है तो उसकी पत्नी से उसको धन की प्राप्ति होती है। और अगर 12वें भाव का अधिपति कोई पापक ग्रह है और 7म में बैठा है तो उसको उसकी पत्नी के कारण धन की चिंता सताती है, उसकी पत्नी के पीछे उसका धन व्यय होता है।
किसी भी तरीके से विवाह को चलाना पड़ता है। लेकिन एक सिद्धांत इसका अच्छा वाला क्या है कि अगर 12वें भाव के अधिपति सप्तम भाव में बैठे हैं और 12वें भाव पे सारे के सारे पापग्रह देख रहे हैं, तो व्यक्ति को ससुराल में खूब प्रतिष्ठा मिलती है, खूब आदर मिलता है। मतलब अगर शनि राहु केतु बैठे हैं, मंगल की दृष्टि पड़ गई, या 12वें भाव का अधिपति मंगल है सप्तम में बैठ गया, लग्न को देख रहा है, तो व्यक्ति ससुराल में खूब आदर पाता है। यह भी एक सिद्धांत है। इतने सारे सिद्धांत आपकी कुंडली में सप्तम भाव पे 12वें भाव के अधिपति बैठते हैं तो देते हैं। पर इसकी बुराइयां क्या है? बुराइयां ये है कि व्यक्ति बैलेंस करने में गड़बड़ होता है, या कई बार उसकी बुद्धि देर से बाद में खुलती है, उसको गलतफहमी होती रहती है। अच्छाइयां क्या है कि उसको प्रतिष्ठा मिलती रहती है और वो बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेशन से कई बार काम करने वाला भी हो जाता है। लेकिन सब पहले खो खवा देगा, उसके बाद उसको वो चीज पता चलेगी। मतलब अनुभव प्राप्त करेगा, पहले अपनी गलतियां स्वीकारेगा, बाद में चल करके नहीं। मैंने दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है 12वें भाव के स्वामी जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो। अब बात करते हैं 12वें भाव के स्वामी अष्टम भाव में आते हैं तो क्या होता है। यहां व्यक्ति को अनुभव बहुत सारा होता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है। बाजार का, लोगों का, मित्रता का, हर एक विषय का उसके पास अनुभव होगा। आपको कई बार ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास अगर पैसा हो जाए, धन हो जाए, तो वो बहुत अच्छे तरीके से किसी भी काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मेरे पास नॉलेज अच्छी है, पर मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो ये शिकायत क्यों देते हैं? क्योंकि 12वें भाव का अधिपति अष्टम भाव में बैठा है, इस वजह से व्यक्ति को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उसने पढ़ाई अच्छी की है, उसका रिसर्च अच्छा है, उसका नॉलेज डीप है, पर ये 12वें भाव के स्वामी के अष्टम भाव में बैठने के कारण उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो अच्छाई क्या हो गई कि कम से कम उसका पढ़ाई में मन तो लगा, कम से कम उसने वो नॉलेज गेन तो किया। पर बुराई क्या हो गई कि उसको होने के बावजूद काम नहीं मिल रहा। अब उसको काम ढूंढना पड़ेगा, लगातार उसको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। जैसे हम लोग बिहारी हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग क्षमता अच्छी है, पर कई बार हमें वो जो पहचान मिलनी चाहिए उसके लिए पता नहीं क्यों हम लोग झगड़ा करते रहते हैं, या क्यों हमें झगड़ा करना पड़ता है, या क्यों हमें दोयम दर्जे की स्थिति में देखना लोग देख लेते हैं। तो ये 12वें भाव के अधिपति के अष्टम भाव के कारण ऐसी स्थिति हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति के पास योग्यता और क्षमता होने के बावजूद उसको वो रेस वाला घोड़ा नहीं मिलता है जिस पे सवार होकर के वो लंबी लड़ाई लड़ सके। अगर महाराणा प्रताप के पास चेतक जैसा घोड़ा नहीं होता तो शायद वो कई बार युद्ध में अपने आप को महसूस करते कि नहीं, मुझे इस चीज़ की कमजोरी है। अगर उनके पास वो मजबूत भाला नहीं होता, अगर उनके पास वो वक्षस्थल नहीं होता, अगर उनके पास वो बुद्धि नहीं होती, वो क्षमता नहीं होती, वो रिसर्च नहीं होता, वो समझने की शक्ति नहीं होती, अगर वो देश प्रेम की भावना नहीं होती, तो वो कर पाते। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के पास है, संघर्ष किया, जंगल में घास की रोटी खाई। तो ये संघर्ष यहाँ पे 12वें भाव के अधिपति अष्टम भाव में दे जाते हैं। इतना बढ़िया से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं 12वें भाव के अधिपति नवम में। ये बढ़िया है, मतलब क्योंकि ये इस भाव से चौथा भाव है, तो 12वें भाव का स्वामी जब कभी भी चतुर्थ में बैठेगा तो आपको धार्मिक बनाएगा, प्रणेता बनाएगा, आपकी बुद्धि अच्छी रहती है, आप गोपालक होते हैं, पशुओं के प्रेमी होते हैं, तीर्थ में निवास करने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं, जानकार होते हैं, दानी होते हैं, परोपकारी होते हैं, गूढ़ और रहस्यमय चीज़ों को जानने वाले भी होते हैं, उन विषयों से धन कमाने वाले होते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करने वाले होते हैं, आप स्वागत करने वाले हैं, स्वागताकांक्षी, है ना। मतलब आप पीठ पीछे वार करने वाले नहीं हैं, आप षड्यंत्र करने वाले नहीं हैं। जैसे कौन था जिसने पीठ पे वार किया था? अभी हाल में कोई फिल्म आई थी ना कुछ दिन पहले, पद्मावती, शायद पद्मावत ऐसा करके, उसमें पीठ पे वार करते थे। तो ऐसा वो नहीं होता। तो 12वें भाव के स्वामी जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव नवम भाव पे बैठते हैं तो उसको साक्षात सनातनी बनाते हैं। मतलब वो सामने से उसका विरोध करता है। हाँ, अब आजकल के लोगों में अलग बात है कि डरपोक और नपुंसक हो गए हैं, सनातनी अब कल के हो गए हैं, उनको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पर ये ऐसी बात होती है कि वो पीठ पर वार करने वाला नहीं होता, वो धार्मिक होता है
और गहरे मानसिकता के साथ आगे बढ़ने वाला होता है। क्लियर है? अब बात करेंगे, इसका व्यय भी बहुत अच्छा होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो, उसका व्यय बहुत अच्छा होता है। वो संतुलित और सही जगह पे व्यय करता है, धर्म पे व्यय करने वाला होता है, ऊर्जावान होता है और किसी भी स्थिति में एक सकारात्मक दृष्टिकोण धारण करने वाला होता है। इसकी अच्छाइयां ही हैं, बुराई नहीं है। थोड़ा बहुत भाग्यमंद, विदेश जाना थोड़ा बहुत होता है, पर वो एक सामान्य बात है, उस पर बहुत ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे दशम एकादशवां, ये दो भाव बचते हैं। अब जो बात करते हैं, तो जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी दशम और एकादशवें, इन भावों में बैठेंगे तो एक मोटी लाइन खींच लीजिए कि फलादेश सकारात्मक होता है। थोड़े बहुत गड़बड़, चूंकि चौथे भाव पे माता की दृष्टि जाएगी। अगर 12वें भाव के स्वामी सप्तम में, दशम में बैठ करके चतुर्थ को देखेंगे तो माता से उसके मतभेद बनते हैं, एक सामान्य लक्षण होगा इसका। लेकिन वो व्यक्ति हीरे जवाहरात, धन धान्य, ये मैं दोनों के बारे में बता रहा हूं। 12वें के भाव के बारे में मैंने पूर्व में ही बता दिया था। तो दशम स्थान और एकादशवें स्थान में बैठने के कारण, अगर 12वें भाव के स्वामी इन दोनों भावों में बैठ रहे हैं तो व्यक्ति को लाभ, धन, पुत्र पौत्र, सुख सौख्य, साधन संसाधन, यश मान पद प्रतिष्ठा, हीरे जवाहरात, आभूषण आदि का धारण करने वाला, मर्मज्ञ, ज्ञानी और बिना लाभ की इच्छा किए किसी की मदद करने वाला श्रेष्ठ परोपकारी होता है। मतलब 12वें भाव के स्वामी दशम और एकादशवें भाव में बहुत ही ज्यादा अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं और करते ही हैं, ऐसा शास्त्र में भी लिखा है। इसके बारे में आप लोगों को जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए कि अगर 12वें भाव के अधिपति दशम स्थान में बैठे हैं तो चूंकि ये वाणी भाव का 5वां है, 9वां है, और अपने भाव से एकादशवें भाव में बैठा है, अपने भाव से 12वें भाव में तुरंत ही बैठा है, तो इस वजह से यहां वो धन और लाभ की प्राप्ति करा देता है और साथ ही साथ व्यक्ति अपने धन को सही जगह पे लगाता है, बिना लाभ की इच्छा रखे वो मदद करने वाला होता है, उसमें वो अपना स्वार्थ नहीं देखता है। अब क्या है हमारे यहां कि अगर आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ी जागरूकता कर रहा हूं, जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर एक हिंदू को कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति थप्पड़ मार दे तो उसको मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, जबकि अगर दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को एक हिंदू थप्पड़ मार दे, उल्टा बोल दे, तो उसके दरवाजे पे हजारों टोपी वाले विराजमान हो जाएंगे और घर में घुस करके उसके थप्पड़ का जवाब उसकी बेटी बहनों से ले लेंगे। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है, हम इकट्ठे नहीं हैं। और जबकि पता है 80 करोड़ लोग में से 80 करोड़ यही बात कहते हैं, सब यही कहते हैं, कोई सबको ये नहीं कहता। अगर आप 10 लोगों से पूछें तो 10 यही बात कहेंगे, हमारे में एकता नहीं है, पर 10 अलग अलग जगह से कह रहे हैं, सब 10 एक जगह इकट्ठा होकर के ये बात नहीं कर रहे। यही हमारी कृपणता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।